वो तो वाराणसी भी बीजेपी को देने को तैयार नहीं है। लेकिन अब तो गिनती से 55 मिनट पहले आपका फाइनल नंबर क्या है? देखिए अमीश भाई, मेरे ख्याल से पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर उत्साहित रहे हैं मतदाता, वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जो आबादी रही है, बहुत बड़ा जनसैलाब लगातार कार्यक्रमों में उमड़ा है। ये पूरे देश ने देखा और इन सारी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो 50 सीट से कम नहीं, 50 सीट से कम, 80 में से 50 सीट से कम नहीं का दावा कर रहे हैं। 80 में से 50 कर रहे हैं। अमित पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित पांडे के पास जा सकते हैं हम। अमित पांडे, क्या है? अमित पांडे फिलहाल नहीं है, उनका आगे रुख करेंगे। लेकिन रोहित है। रोहित, एनडीए का आंकड़ा तो हम कई बार सुन चुके हैं, 400 पार 400 पार, लेकिन समाजवादी पार्टी को 50 पार वो दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस बार तो रालोद भी बीजेपी के साथ है। अमीश भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फाइट नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक तरफा जनता ने वोट दिया है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के जनता ने वोट किया है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फाइट ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 70 प्लस लाने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका दावा 70 प्लस, उनका दावा 50 उनका। जी कह रहे हैं कि एनडीए 300 प्लस होगा। नहीं, पर यूपी में 120 सीटें तो है नहीं, तो आइए कह रहे हैं 70, वो कह रहे हैं 50, अभी 80 में ही पटना है। अभी सबके दावे हैं। मुझे लगता है 50 मिनट बाद सारा संजीव झा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। संजीव जी, दिल्ली में आपका नंबर क्या है? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में 7 के 7 सीट इंडिया अलायंस जीत रही है। 7 के 7 ही जीत रहे आप? 7 के 7 कुछ तो मतलब रियलिस्टिक नंबर तो दीजिए। एक आध तो बीजेपी को भी देंगे कि नहीं? देखिए, एक बात समझिए, दिल्ली कभी फ्रैक्चर मैंडेट नहीं दिया है। दिल्ली हमेशा या तो इधर या उधर रहा, और इधर दिल्ली रहा उधर देश रहा है। तो दिल्ली के साथ जनादेश इंडिया अलायंस का भी जनादेश होगा, देश का भी। तो यानी अच्छा, और पंजाब में आप कितनी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, हमारे जो अपने सर्वे कह रहे हैं, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग 9 से 10 सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि आज रियलिस्टिक होना चाहिए, और 2 से 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, मतलब लेकिन 13 की 13 इंडिया गठबंधन को जा रही है आपके हिसाब से? 13 का 13 इंडिया गठबंधन को जा रहा है। चलिए देखते हैं, अब तो बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए। 50 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल के अंदर जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है, उसमें दिल्ली में 1 सीट और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की 1 सीट आती हुई दिख रही है, 1 से 2। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वैसे ट्रेंड्स नहीं होंगे, बहुत विपरीत होंगे? क्योंकि हमने तो जब दिल्ली में आपकी 64 सीटें आई, तब भी हमने एग्जिट पोल में बताया कि आपकी 60 सीटों से ऊपर आ रही है, तो ट्रेंड तो वही रहा। क्या आपको लगता है कि इस बार एग्जिट पोल अपना ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा? ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बार हमने देखा कि एग्जिट पोल के सीट के आंकड़े भी ठीक नहीं थे। कई जगह हमने ऐसे देखा कि सीट कुछ और है, लड़ कोई और रहा है, दिखा कोई और रहा है। तो ऐसा एग्जिट पोल हमने तो नहीं देखा था। आपकी तो लंबी पत्रकारिता है, आपने भी कई सारे एग्जिट पोल किए होंगे, कराए होंगे, देखे होंगे। इस बार का एग्जिट पोल अजीबोगरीब था। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल ठीक से या तो नहीं किया गया, या कुछ न कुछ गड़बड़ियां थी। पंजाब की जहां तक बात है, देखिए, पंजाब में लगातार मैं 6-7 दिन पंजाब में अलग अलग जगह जाकर कैंपेन किया, और हमने देखा पंजाब, मुझे लगता है कोई इंडिपेंडेंट जीतने वाला है। पंजाब में सीधी फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थी। 1 सीट पहले बीजेपी का गुरदासपुर हुआ करता था, लेकिन गुरदासपुर में भी इस बार देखा हम, कांग्रेस 8% आगे थी बीजेपी से हमारे अपने सर्वे में। तो बीजेपी कहीं दिख नहीं रही थी, कहीं इंडिपेंडेंट दिख नहीं रहा था। जी, खैर चलिए, ये आपका आकलन अब वो दिख जाएगा अब से ठीक 49 मिनट में क्या होने वाला है। वायनाड में क्या होने वाला है, ये विवेक जी से बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि उन्होंने तो कैंडिडेट दिया हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ। अब तो सुबह बता दीजिए वायनाड में क्या होगा। राहुल जीत रहे हैं? नहीं भाई, अब देखिए, गुड मॉर्निंग। मैं तो इतना ही कहूंगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब केरल के अंदर या चाहे वायनाड के अंदर आप ले लीजिए, चाहे ये जीते चाहे वो जीते। मैं तो देखिए लेफ्टिस्ट हूँ, तो मैं तो एनी राजा को समर्थन देता हूँ, लेकिन राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं। तो कुछ भी हो, केरल से में जीत तो इंडिया गठबंधन की होगी। आप कह रहे हैं कि आप विवेक जी, आप कह रहे हैं कि केरल में एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। हालांकि एग्जिट पोल जो है 1 से 2 सीट का अनुमान लगा रहे हैं। नहीं आएगी। तमिलनाडु और केरल में मैं आपको कह रहा हूं, और तमिलनाडु के अंदर भी द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रिसर्जेंस हुआ था।
जब आपके चैनल पे ही हमने बहुत डिबेट्स करी कि सनातन के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग द्रविड़ मूवमेंट दैट है, उसका रिसर्जेंस हुआ है और AIADMK इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। विवेक जी आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केरल में भी होता तो बीजेपी को स्पेस ही नहीं मिलता घुसने का? आपने एक त्रिकोणीय लड़ाई बना के उनको स्पेस दिया। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो इसको बल्कि एक अलग तरीके से, अब चुनाव खत्म हो गए तो एनालाइज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर भी आप देखेंगे जो हुआ है उससे इंडिया गठबंधन को ही फायदा है इन द एंड। आप देखेंगे कि चलिए वो तो अगले कुछ मिनट बाद, तकरीबन 50 मिनट बाद पता लग जाएगा कि किसको कितना फायदा हुआ है। लेकिन सतीश जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये तो विरोधाभास इंडिया अलायंस में रहा, सीटों को लेकर, स्टेट्स को लेकर, उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा क्या इस चुनाव के अंदर? देखिए, मैं इस राय का हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ये चुनाव लड़ी, शुरुआत की, और ये जो INDIA की पार्टीज हैं वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। बीजेपी हमेशा इसी तरीके से चुनाव लड़ती है सतीश जी, वो ओवर कॉन्फिडेंस जो लगता है वो उतना फिर रिजल्ट आता भी है। नहीं, जब ओवर कॉन्फिडेंस लगा है वो रिजल्ट आता भी है। एक दो अपवाद छोड़ दीजिए आप स्टेट्स के, अदरवाइज जहां पर भी उन्होंने अब जब भी उन्होंने कहा कि इतने पार, वो उससे पार कर जाते हैं। आप देखिए गुजरात का चुनाव किस तरीके से हुआ, आप देखिए यहाँ पे अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं। बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में जब लेट शुरू होगा, चैलेंजर को सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट होकर के पूरा माहौल तैयार करना चाहिए। इंडिया में ये गठबंधन अंततः 2-4 जगह बन गया, यही मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि थी, और उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, तो इससे का तो उनको खामियाजा क्या भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि लेटर इन चुनाव में ये चुनाव खुल गया, ऐसा नहीं था कि एक तरफा रहा। जो आप कह रहे हैं चुनाव, किशोर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपको लगता है ये चुनाव खुला, या शुरू से जिस डायरेक्शन में ये चुनाव चल रहा था उसी चला? इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब चुनाव शुरू हुआ और जब चुनाव खत्म हुआ, उसके बीच में विपक्ष को ज्यादा मजबूत माना गया। जब चुनाव शुरू हुआ तब विपक्ष को उतना मजबूत नहीं माना गया था जी। मैं सीटों की बात नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष को जब चुनाव खत्म हुआ, कि ये हर चुनाव में होता है एक नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग में विपक्ष कामयाब हुआ इस बार। मैं बता रहा हूं उसका कारण क्या है, क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू डिपेंडेंट रहेंगे, आपको लगेगा कि यूट्यूब लॉबी आपको चुनाव जितवा देगी। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए लाइक्स, व्यूज आपको वोट नहीं पड़वाते हैं, वोट देश के आम जनमानुस देता है, और जब वोट देश का आम जनमानुस देता है तो लाइक व्यूज मैच नहीं करते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है अब ये तो देखना पड़ेगा कि कितना मैच कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और आप देखिए, मैं मध्य प्रदेश के अंदर 2023 की बात कर लेते हैं किशोर, आपने तो खुद कवरेज करी है, मैंने खुद कवरेज करी है। 2023 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा था कांग्रेस की सरकार आ ही गई, और छत्तीसगढ़ तो क्लियर बताया जा रहा था, छत्तीसगढ़ तो क्लियर बताया जा रहा था। साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली में तो लोग मानने को तैयार थे, पूरी लुटियंस लॉबी मानने को तैयार थी कि छत्तीसगढ़ तो जीत ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है, कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ रही है, राजस्थान के अंदर सरकार निपट जाएगी। हुआ क्या, राजस्थान के अंदर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन उतनी बम्पर नहीं मिली। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ के अंदर पैरों तले जमीन निकल गई कांग्रेस पार्टी की, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। अब उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग की मैं बात करता हूं। नैरेटिव बिल्डिंग इस प्रकार होती है, 2019 का लोकसभा चुनाव था, चुनाव के सेकंड राउंड के बाद एक माहौल बनना शुरू हुआ कि उतना इंपैक्ट नहीं है इन चीजों का, राष्ट्रवाद का उतना इंपैक्ट नहीं है। मैं हरियाणा में था, और हरियाणा के अंदर मुझे कई नेताओं ने कांग्रेस की इस बात को बोला कि उतना इंपैक्ट नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा अपनी सीट हार गए, दीपिंदर हुड्डा अपनी सीट हार गए, इंपैक्ट ये था। देखिए, कुल मिलाकर जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे जरूर आपको कुछ अच्छे रीट्वीट्स, घूम फिर के बात यह कि माहौल बनाने का मतलब सरकार बनाना नहीं होता। Exactly. माहौल बनाने का मतलब सरकार बनाना नहीं होता। हाँ, कई बार माहौल बनाने से सरकार बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन बूथ वर्कर आपके पास होना चाहिए। मैं कई जगह कांग्रेस के टेबल नहीं लग पाए, और मैं ऐसे कई चुनावों में पिछले देख चुका हूं, कांग्रेस के टेबल नहीं लग पाए। कांग्रेस ने तो दिल्ली में अलायंस कराया आम आदमी पार्टी के साथ। आपको लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने एक दूसरे को वोट करा होगा? सपा और बसपा ने यूपी में अलायंस करा। दिल्ली की जहां तक बात है, इतना जरूर लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में कांग्रेस को फायदा जरूर हुआ है। आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं है, आम आदमी पार्टी बसपा का अलायंस हुआ जी। अजीज खान यहाँ बैठे हैं, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड, और मुझे लगता है अब तो ऑन द रिकॉर्ड भी मानेंगे कि वोट ही नहीं ट्रांसफर हुआ। बीजेपी को क्या नुकसान? बीएसपी को फायदा हो गया था, बीएसपी को फायदा हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर जो जाटव वोटर है
वो कभी सपा के वोटर के साथ जा ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता। तो मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि हम अर्थमेटिक को लगाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कोई फॉर्मूला डालो किसी और में डालो तो निकल कुछ और के आ जाता है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पे को रुक कर लेते हैं। बीजेपी के जीतने पर पीएम का रोड शो नहीं होगा, जैसे हम आपको बता रहे थे, ये ऑफिशियल हो गया है। ट्रैफिक को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के जीतने पर पीएम का रोड शो नहीं होगा, ये बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी का। चलिए खैर अब रुक करते हैं कांग्रेस दफ्तर का। फिर से अरुण सिंह वहां पर मौजूद हैं। अरुण, अभी तो वहां छोले भटूरे बन रहे थे, अब क्या हो रहा है? देखिए किशोर, कांग्रेस के जो छोले भटूरे बन रहे थे उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान दफ्तर से देखिए जो आपने नाश्ता भिजवाया है उसी की तरफ है। ये हमारा नाश्ता है और लाइव करते करते ही हम खा भी लेंगे अपना नाश्ता। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा था कि ये जो आप लगातार और अमीश जी दोनों लोग आप लोग बता रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी नज़र है। न्यूज़ 18 इंडिया ही यहाँ पर भी चल रहा है और लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पूरे देश में जो नेटवर्क के रिपोर्टर्स हैं जैसे हम भी हैं, रियल टाइम डेटा और रियल टाइम जो मतगणना की बातें हैं वो बताएंगे। तो सबका भरोसा यहीं पर है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं, न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर लगा हुआ है और हम भी यहीं पर मौजूद हैं। हम भी आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और आपको दिखाएंगे कांग्रेस दफ्तर की हर तस्वीर। देखिए कांग्रेस दफ्तर में इस तरह का माहौल है। खड़गे ने जो 295 सीटों की लिस्ट सौंपी थी अपने जितने भी प्रवक्ता हैं उनको और नेताओं को, वही लेकर के वो सब लोग यहाँ बैठने वाले हैं। और स्टेट वाइज जैसा कि आप बता रहे थे 22 सीटें बिहार से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो पूछिए मत, उत्तर प्रदेश से तो लगभग 35 से 40 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो कुल मिलाकर के 295 के आंकड़े में कहाँ से क्या आएगा आप भी दिखाएंगे दर्शकों को, और कांग्रेस दफ्तर में भी लोग आप ही को देख रहे हैं। किशोर, अमीश जी, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन, इतना आप मानेंगे, क्योंकि आप इस मामले के एक्सपर्ट रहे हैं और एक्सपर्ट हैं, कि इस बार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर माहौल अच्छा बनाया। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था भाई की, एक होता है माहौल बनाना, माहौल बनने के लिए आप जैसे कहा सोशल मीडिया में आपने ट्वीट कर दिए, रीट्वीट कर दिए। देखिए जनता के जब एक सरकार होती है 10 साल से, ठीक है, 10 साल आप काम करते हैं, जनता के कई मुद्दे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल मीडिया है, वो जनता जो है वो अपने मुद्दे की बात करती है। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, वहां वोटिंग से काउंटिंग से पहले ही बवाल हो गया। दक्षिण 24 परगना में धमाके की खबर आ रही है। सोमवार शाम को ये धमाका हुआ है, यानी कल शाम को कुछ घंटे पहले ये धमाका हुआ है, वहां बवाल हुआ है बंगाल के दक्षिण 24 परगना में। ये जो आशंका जताई जा रही थी काउंटिंग डे में, लगातार चुनाव के दौरान हिंसा भी होती है और काउंटिंग में खास आशंका जताई गई थी, और काउंटिंग पे भी हिंसा होती है। मुझे बंगाल का विधानसभा चुनाव ध्यान में आता है, कोविड के बाद जब वो वहां पर चुनाव, कोविड के दौरान जब चुनाव हुआ और उसके बाद जो हिंसा का एक जिसे कहते हैं एक तांडव हमें देखने को मिला। काउंटिंग से कुछ घंटे पहले 24 परगना में धमाके। जी, ये तस्वीरें भी उनके पास, हमारे पास इस समय आ गई है, तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। ये 24 परगना की तस्वीरें हैं, काउंटिंग से कुछ देर पहले वहां पे बड़ा धमाका हुआ है। वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल को रोकने के लिए कह दिया था, वहां पर केंद्र सरकार ने कह दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां से लौटे ना, क्योंकि ये आशंका थी कि काउंटिंग के दिन और उसके आसपास और उसके बाद में भी हंगामा होगा, हिंसा हो सकती है, और हिंसा की खबरें आ भी रही हैं। दक्षिण 24 परगना में ये ब्लास्ट हुआ है, ये अभी कुछ घंटे पहले की बात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट की जगह की हैं, दक्षिण 24 परगना बंगाल में। काउंटिंग के दिन बवाल की आशंका थी और काउंटिंग के दिन ही बवाल। रोहन गुप्ता अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। रोहन, क्या आपको लगता है ये सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज बटोरने से चुनाव जीते जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा, मैं सोशल मीडिया का हेड रहा। देखिए हर आदमी का एक सोशल मीडिया इज इंडिविजुअल मीडिया, के हर आदमी अपनी बात रखता है। उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वोटर नहीं होते हैं, कई लोग सिंपल अपनी बात रखते हैं। तो हर चीज़ को हम ये जोड़ के देखने जाए कि नहीं देखिए तो विपक्ष की फेवर में माहौल, वो बात ठीक नहीं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कौन से नैरेटिव से आप जनता के पास जाना चाह रहे हैं। आज कोई नाराज होने से या कोई अपनी बात रखने से ये नहीं होता है कि ये वोट किसी पार्टी को मिल जाए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आपका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, आपका नैरेटिव होना चाहिए। इस बार नैरेटिव क्या था कांग्रेस पार्टी का? नैरेटिव था आपका तुष्टीकरण का नैरेटिव था,
और वहां पे दूसरी बाजू भाजपा सशक्तिकरण की बात करिए। तो मुझे लगता है ये पूरा जो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, जो नैरेटिव का खेल है, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है। और एक चीज अमीश भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2014 हो 2019 हो, कोई भी पार्टियों की इतनी दो बड़ी हार होने के बाद भी अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, आप अपने बूथ लेवल का नेटवर्क नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपना नैरेटिव को ठीक करना नहीं चाहते हैं, जी उधर मैं फिर रोक रहा हूं आपको, माफ कीजिएगा रोहन। अखिलेश यादव का बयान आया कि आज के दिन चुनाव आयोग ही पंच परमेश्वर है। आज के दिन चुनाव आयोग ही पंच परमेश्वर है। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव का बयान, चुनाव आयोग पंच परमेश्वर है आज के दिन, उम्मीद है इसी निष्पक्षता से अपना काम करेगा। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव ने फिर यह कहा है कि उम्मीद है कि ईसी अपना काम निष्पक्षता से करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं सतीश जी? अभी मैं रोहन गुप्ता जी की बात सुन रहा था, सही है इनकी बात कि बूथ वाला जो है ये इन पार्टियां को खासतौर से कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। लेकिन नैरेटिव की जहां तक बात है तो नैरेटिव में क्या, ये आप सवाल ही पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पंच करेगा कि पंच परमेश्वर रहेगा, ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे उठे ही है ना। निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी ये एक जरूरत है और उनको स्थापित करना, वो क्या है ना, उनको अबव सस्पिशन रखना है। और देखिए विपक्ष तो करेगा, आप कह रहे हैं अबव सस्पिशन नहीं रहा, मैं रखा नहीं गया है, उन्होंने बनाया है नैरेटिव, ये भी नैरेटिव बनाना हुआ है। लेकिन सच्चाई में क्या है कि भगवान तो हम सबसे ऊपर है ना, तो जब वो भगवान है उसको दिखना भी चाहिए कि वो ऊपर है और हर तरह से दिखना चाहिए। जी सतीश जी, मैं रोहन गुप्ता से इसका रिएक्शन ले लेता हूं। रोहन गुप्ता, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पे जो शक पैदा करा जा रहा है वो जायज है? देखिए बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, आप पूरे देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। अगर आपको भरोसा ही नहीं है सिस्टम पे तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? यही ईवीएम थी जब कांग्रेस पार्टी जीती तब ईवीएम में तकलीफ नहीं है। यही ईवीएम होता है जब कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम में कोई तकलीफ नहीं है। यही ईवीएम से तेलंगाना जीता जाता है तो वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। यही ईवीएम से हिमाचल जीता था तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि आप सबूत दीजिए। अखिलेश यादव का ये कहना कि ईसी जो है अपने निष्पक्षता से काम करे, ये इस तरफ संकेत नहीं दे रहा कि ये हार से पहले का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर हार गए तो कह देंगे साहब वहां पर वो निष्पक्षता नहीं थी। आपने वो जगदीश शर्मा को सुना, वो भी तो इसी तरह की बात कर रहे थे। अब आप देखिए, अब कोई स्टूडेंट है, अब ये कहानी बहुत पुरानी है, अब वो एग्जाम देकर आया, अब उसके नंबर ठीक नहीं आ रहे, अब वो कह रहा टीचर खराब है, पेन खराब है, पेंसिल खराब है, मैं जिस डेस्क पे काम कर रहा था वो खराब है। ऐसे तो नहीं होता ना लोकतंत्र के अंदर। अब कहीं तो भरोसा रखेंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, अब आप उस पर भी नहीं भरोसा कर रहे, तो कहीं तो रुकना होगा ना, कहीं तो रुकना होगा। बोलिए रोहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मानसिकता का प्रॉब्लम है। आप जैसे ईवीएम की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला सुनाया तब सत्य देखिए, ये अब आप ही का कोई कार्यकर्ता है, ये तो मोदी जी को अभी से बिहार में मिठाई खिला रहा है, वो अभी से मिठाई खिला रहा है, हवन हो रहा है वहां हवन हो रहा है और लड्डू चखा रहा है प्रधानमंत्री को। देखिए ये कहीं ना कहीं विश्वास, मोदी सरकार के काम में विश्वास है, वो कार्यकर्ता हो, देश की जनता हो। पर मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जब विपक्ष हर चीज पे सवाल उठाता है लोकतंत्र में, तब उनकी जो बची हुई विश्वसनीयता है वो भी खत्म हो जाती है। तो आप ये दोनों को कंपेयर कीजिए ना। एक तरफ लड्डू खिला रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं लड्डू खाने की, दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि ईसी निष्पक्ष रहे। ये संकेत नहीं दे रहा कि कितना उम्मीद कर रहे हैं वो रिजल्ट का और किस तरह के रिजल्ट का उम्मीद कर रहे हैं? ये 12 बजे बाद की तैयारी हो रही है अभी से कि क्या होने वाला है। जैसे 2 दिन से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, जैसे ही ईवीएम के ऊपर सवाल उठना चालू हो, समझ लो कि विपक्ष ने अपनी हार को विवेक जी ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ये अपने आप में संकेत नहीं दे रहा कि क्या किस तरह की उम्मीद कर रहा है विपक्ष? यही बात कही, इस बार में बारे में तो कोई संदेह है नहीं कि इस बार के चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष नहीं दिखा। बहुत से सवाल उठाए गए उसके ऊपर नहीं, लेकिन काउंटिंग से पहले अगर आप ये बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष दिखना चाहिए, यानी कि वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप काउंटिंग के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट्स दी गई हैं इस बार इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनके अपने जो ऑफिसर्स दिए गए हैं। जेपी नड्डा और विवेक जी, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को नोटिस दिए गए। नहीं, कहीं तो बिलीव करेंगे ना हम इलेक्शन कमीशन। अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर आप ये नहीं कहेंगे अजीज खान साहब कि आपको पता लग गया कि नंबर क्या आने वाला है, खेल बिगड़ने वाला है?
एक बार फिर से। ये अमीश भाई, ये कैसे अंदाजा लगा लिया आपने कि अगर हमारे नेता ने ये स्टेटमेंट दिया कि साहब इलेक्शन कमीशन जो है पंच परमेश्वर है, नो डाउट कि आज उसके पास एक ताकत है, और ताकत का मतलब ये हुआ कि वो निष्पक्षता से, वो जजमेंट की भूमिका में है। तो ऐसी स्थिति में उसके ताकत को बताना और उसे याद दिलाना कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, मुझे लग रहा है ये हार को स्वीकार कर लेना, कम नंबर आना, इससे ये कैसे आंकड़ा निकाला जा सकता है। अरे इंडिया अलायंस ही कह रहा है, इंडिया अलायंस ही कह रहा है, इंडिया अलायंस की तो घटक दल आप भी हैं भाई, वही कह रहा है पूरी बात। दूसरी तरफ एक तरफ लड्डू चल रहे हैं, एक तरफ चल रहा है विलाप ईवीएम का, हाई ईवीएम। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, बड़ा बयान, मनीष तिवारी, जनता का फैसला सभी को मानना चाहिए। मनीष तिवारी ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ईवीएम खोलने के बाद सब चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन मतगणना से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का बयान, जनता का फैसला सभी को मान्य होगा, ये कहा है मनीष तिवारी ने। मनीष तिवारी, ईवीएम खोलने के बाद सब चीजें सामने आ जाएंगी, ये कहा है। ये समय का स्टेटमेंट है। लेकिन सतीश के सिंह, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ईडी की बात हुई, सीबीआई की बात हुई, लेकिन मनीष तिवारी ने पहले क्या कहा, सुन लेते हैं एक बार। देखिए, ऐसा है कि अभी 6:51 हुए हैं, 1 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये जो अटकलों का बाजार है, इसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि अब लोगों ने अपनी राय व्यक्त करती है। अब जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। आ रहा है मीडिया में, जिस तरह से आ रहा है। अब एग्जिट पोल्स की कितनी विश्वसनीयता रहती है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये विश्वसनीयता की बात फिर भी उन्होंने कह दी, हालांकि कह दिया कि जब जनता की राय है वो तो कैद हो चुकी है, वो सामने आ जाएगी। अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है जनता की राय सामने आने में, जनता की राय सामने आना शुरू हो जाएगी 8 बजे से। काउंटडाउन है किशोर, अब ये काउंटडाउन है, आधा घंटा सिर्फ बाकी है। काउंटडाउन है, अगले 32 मिनट में पहला आंकड़ा हम आपके पास सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ये हालांकि याद रखिए, पहले पोस्टल बैलेट आएगा, अगर आपको पानी पीना है तो पी लीजिए, चाय पीनी है तो पी लीजिए, नाश्ते की व्यवस्था करनी है तो कर लीजिए। वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान की फिल्म है कि कुर्सी की पेटली बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इस चुनाव के नतीजों की भव्य कवरेज, दिव्य कवरेज, मेगा कवरेज, बिना रुके कवरेज, बिना थके कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार बताते रहेगा। और खास तौर पर हमारे व्यूअर्स के लिए जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, शेयर करिए, हमारे लिंक को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि घर घर तक न्यूज़ 18 पहुंचे। ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी काउंटिंग, और काउंटिंग से ठीक पहले न्यूज़ 18 इंडिया की मेगा प्लानिंग आपको देखने को मिल रही है। कैसे बताएंगे हम नतीजे, एक बार फिर आपको बता देते हैं। हमारे पास बड़ी स्क्रीन है नतीजे आपको बताने के लिए। हमारे पास जिसे कहते हैं विश्व स्तरीय कवरेज का प्लान है। हमारा जो रिजल्ट हब है वो अपने आप में बहुत बड़ा है।